नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पारिक मैम में आप सभी का स्वागत करते हूँ। और आज हम पढ़ेंगे वर्णों के वर्गीकरण में पढ़ रहे थे हम व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर पढ़ चुके थे। कुछ 2-3 प्रकार और रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लास्ट क्लासों में क्या पढ़ लिया था, कुछ देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिएगा। वर्ण विचार में हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे, और व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के साथ ही पूरे वर्णों का वर्गीकरण, क्योंकि हम देखते हैं कि अब जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें व्यंजनों के साथ साथ स्वरों का भी बताया जाता है, तो हम उसे व्यंजनों का वर्गीकरण या वर्णों का वर्गीकरण दोनों नाम से जान सकते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं अगले वर्गीकरण की। उच्चारण में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन का एक पर्यायवाची शब्द होता है घोष, नाद, जिसे हम कहेंगे कंपन। तो देखिएगा, जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का और व्यंजनों का, दोनों का, तो कंपन कितना होता है, कंपन होता है या नहीं होता है, इन सब आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उच्चारण में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों की यदि बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष वर्ण और दूसरे होते हैं अघोष वर्ण। यहां मैं बार बार वर्ण बोल रही हूं क्योंकि इसमें हम वर्गीकरण स्वर और व्यंजन दोनों का कर लेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करेंगे। तो ये वर्णों का वर्गीकरण मैं बार बार बोल रही हूँ। सघोष वे होते हैं जिनके उच्चारण में घोष यानी कंपन होता है, और अघोष वे होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। तो सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं, और इनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण, तो देखिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में घोष, घोष को हम कंपन भी कह सकते हैं, इसे हम नाद भी कह सकते हैं, इसी के पर्यायवाची शब्द है घोष, कंपन या नाद, अधिक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सघोष वर्ण कहेंगे। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या होगा, सघोष होगा। चलिए, इसके बाद में य, रे, ले, व और है जो है वो क्या होंगे, सघोष होंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, रे, ले, व, है, ये सारे क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। हमने बात की है वर्णों की, तो वर्ण में क्या आएंगे, स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। तो हमने व्यंजनों की बात तो कर ली कि ये सारे व्यंजन जो है वो सघोष होते हैं। अब बात करें स्वरों की, तो सभी स्वर, जितने भी हमने 11 स्वर देखे हैं, वो सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, सघोष वर्ण उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण की बात करें तो कौन से होते हैं, ग वर्ग का ग, घ, अंग, च का ज, झ, य,
ए का डे, ढे, णे। ट वर्ग का दे, धे और ने। प वर्ग का बे, भे और मैं। उसके अलावा हम लिख चुके हैं य, रे, ले, वे, है और सारे के सारे 11 स्वर। ये सभी स्वर और व्यंजन क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अघोष वर्णों की। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण, अघोष वर्णों के अंतर्गत वे वर्ण मैं धीरे धीरे लिखना और पढ़ाना इसलिए कर रही हूं ताकि आप अपने नोट्स साथ के साथ तैयार कर सके, तो मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन न के बराबर हो, न के बराबर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। या तो बिल्कुल मामूली सा होगा और या फिर हम कह सकते हैं नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। कौन कौन से होते हैं अघोष वर्ण? तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा यदि बात करें तो श, श और से, ये सारे क्या होंगे? अघोष वर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है हमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर य, र, ल, व, है, ये सब तो क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। और बाकी के बचे हुए यानी पहला, दूसरा और श, स, से जो है वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये हमारा कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हो चुका है। अब हम बात करेंगे उच्चारण के समय जो श्वास वायु ग्रहण की जाती है और छोड़ी जाती है उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सामान्यतः एग्जाम में जिसमें वर्ण विचार टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। ये अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कीजिएगा। ये भी दो प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। क्या है ये देखिएगा, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु थोड़ी सी ग्रहण करनी पड़े या छोड़नी पड़े तो वे अल्प प्राण कहलाएंगे। यदि श्वास वायु की मात्रा अधिक होगी तो वे महाप्राण कहलाएंगे। तो देखिएगा अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है, कौन से अल्प प्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण, सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राण वर्णों की। अल्प यानी थोड़ा सा ही होता है और प्राण का तो मतलब आप वायु से ले ही लीजिए, श्वास वायु। अल्प प्राण वर्णों की डेफिनेशन की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कैसी हो? अल्प हो, थोड़ी सी हो, अल्प हो, वे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण वर्ण? तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण,
उसके बाद यदि बात करें हम अल्प प्राण के अंदर, तो सभी स्वर आ जाएंगे। उससे पहले य, र, ल, व और सभी स्वर, ये सभी जो है वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, य, र, ल, व और उसके बाद सभी स्वर। चलिए कौन से होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा? तो देखिएगा, क वर्ग का पहला क, ग और अंग, च वर्ग का च, ज और य, ट वर्ग का ट, ड और अण, त वर्ग का त, द, न, प वर्ग का प, ब और म। ये हो गए पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा य, र, ल, व हो गया और सभी स्वर हो गए। ये हमारे पास कौन से हैं? अल्प प्राण है। अब बात करते हैं महाप्राण वर्णों की। देखिएगा, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ण, तो महाप्राण वर्ण वे होंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कितनी हो? अधिक हो, ज्यादा हो, वे क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं महाप्राण वर्ण? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वे क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। उसके अलावा बात करें तो श, श, स और है जो है वे क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। इनको अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक शॉर्ट्स के माध्यम से डालूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। नेक्स्ट देखिएगा, हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब वर्णों के वर्गीकरण में हमने श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, कंपन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे उसमें। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण क्या है? उच्चारण स्थान और कैसे विभक्त करेंगे, पहले ये सुनिएगा। उच्चारण स्थान की बात करें तो हमारे स्वर तंत्रिका जो यहां से प्रारंभ होती है, इस स्वर तंत्रिका से ध्वनि निकलने के बाद में श्वास वायु के माध्यम से जो ध्वनि निकलती है वो मुख से बाहर आएगी। मुख से बाहर आने से पहले हमने बात की कि वो व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है और किसी न किसी भाग पर विशेष बल पड़ता है उनके उच्चारण में, तो वही उसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो जाएगा। मुख विवर में मुख्यतः 9 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने 2-3 और उच्चारण स्थान बताए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुख्यतः जो 9 उच्चारण स्थान माने गए हैं उनकी बात करेंगे और उन 9 उच्चारण स्थानों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन से स्वर आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं वो लिखेंगे। तो आप एक सारणी बनाइएगा साथ में, पहले इधर उच्चारण स्थान, फिर स्वर और फिर उच्चारण स्थान के आधार पर उस स्वरों का क्या नाम होता है। जैसे कंठ से उच्चारित होते हैं तो कंठ्य वर्ण हो जाएंगे, तालु से उच्चारित होते हैं तो तालव्य वर्ण हो जाएंगे। तो उन वर्णों के उच्चारण स्थान पर क्या नाम होते हैं ये आप लिखते रहिएगा, ठीक है। मेरे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं सारणी नहीं बना पाऊंगी, आप अपनी सारणी बना लीजिएगा नोटबुक में। सबसे पहले बात करते हैं क्रम संख्या, फिर बात करते हैं उच्चारण स्थान और फिर बात करेंगे वर्ण, ठीक है। देखिएगा, पहले हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं कंठ।
और कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा? कंठ्य वर्ण कहा जाएगा। अब कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और अंग। लिख देती हूं, क, ख, ग, घ और अंग, ये आ गए क वर्ग में। स्वरों की बात करें तो ए आएगा, आ आएगा। इसके बाद और कौन से आएंगे तो देखिएगा, विसर्ग इसी के अंतर्गत आता है और है जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कंठ और कंठे में क्या आ जाएगा? पूरा क वर्ग आ जाएगा, ए और आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और है आ जाएगा। ठीक है, विसर्ग और है को देखकर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है कि ये काकल में आता है, तो हम पहले मूल 9 उच्चारण स्थानों की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो 2-3 और हैं एक्स्ट्रा, जो कुछ विद्वानों ने माने हैं, उनके अनुसार जो विसर्ग और है वो काकल में आता है। मूल उच्चारण स्थान के आधार पर ये कंठे में ही आता है। चलिए, दूसरा, कंठे के बाद में अपन बात करते हैं तालु की। तालु से जो उच्चरित होते हैं वर्ण, उन्हें कहा जाता है तालव्य वर्ण। उन्हें क्या कहा जाएगा? तालव्य वर्ण। अब ये तालव्य वर्ण कौन से होते हैं तो पहले बात करेंगे हम च वर्ग की, च, छ, जय, झ और य। अब बात करते हैं स्वरों की, तो स्वरों में आ जाएगा ई और ई। ये किसके अंतर्गत आ गए? तालव्य वर्णों के अंतर्गत आ गए हैं। अब इसके अलावा कौन से व्यंजन आते हैं तो य जो है वो भी तालव्य होता है। एक मैंने आपको श बताया था जिसे हम तालव्य श कहते हैं, तो ये श भी किसके अंतर्गत आएगा? तालव्य श, तालव्य के अंतर्गत ही आएगा, इसी कारण इसे तालव्य श कहा जाता है। चलिए, तीसरा उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा, यहां से उच्चरित होने वाले वर्णों को कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहले व्यंजनों की बात करें तो ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण ये आएंगे। उसके बाद अपन बात करें कि स्वर कौन से आएंगे तो री जो है वो ट वर्ग में आएगा। और कौन से व्यंजन आएंगे तो र आएगा इसके अंतर्गत, और मूर्धन्य श जो मैंने आपको बताया था वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूर्धा के बाद में हम दंत की। चार नंबर पे आ जाएगा दंत उच्चारण स्थान, और यहां से उच्चरित होने वाले वर्णों को कहा जाता है दंत्य वर्ण। कौन कौन से होंगे? पूरा त वर्ग जो है वो दंत्य वर्ण होता है। त, थ, द, ध और न, ये क्या होंगे? दंत्य वर्ण होंगे। इसके अलावा बात करें दंत्य वर्णों में क्या क्या आएगा तो देखिए, मैंने आपको एक श बताया था जो कि किसके अंतर्गत आता है? दंत्य श बताया था, तो दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपन बात करें तो य और र के बाद में ल जो है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? दंत्य वर्णों के अंतर्गत ही आएगा। स्वर कोई नहीं आता इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर पे ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ, ओष्ठ से होठ से जो उच्चरित होते हैं उन्हें कहा जाता है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ के अंतर्गत कौन सा आता है तो सबसे पहले तो बात करते हैं प वर्ग की। प वर्ग जो है वो ओष्ठ में आता है। प, फ, ब, भ और म। उसके अलावा देखिए ऊ का उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ में आएगा स्वर ऊ, और ऊ जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ वर्णों के अंतर्गत आता है। और भी कोई व्यंजन आता है क्या ओष्ठ वर्ण में? नहीं, ओष्ठ वर्ण में इतने ही स्वर आएंगे और इतने ही व्यंजन आएंगे। नेक्स्ट नासिका।
और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों को कहा जाता है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जो है उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आता है और प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो होगा अंगय, य, ण, न और मैं। अंगय या न में जो है वो अपने मूल उच्चारण स्थान के अलावा किसके अंतर्गत आएंगे? नासिका के अंतर्गत भी आएंगे। इसके अलावा कोई भी अनुस्वार वर्ण होगा, कोई भी अनुस्वार वर्ण हुआ, चाहे वो स्वर के साथ हो चाहे व्यंजन के साथ हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? नासिका के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट उच्चारण स्थान की बात करते हैं हम। कंठ प्लस तालु, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण कंठ और तालु के उच्चारण से बनता है। तो देखिएगा, ए को हमने कंठ में लिखा था, ई को हमने तालु में लिखा था, तो दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? ए और आई बनता है। तो ए और आई जो है वो क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। कंठ प्लस ओष्ठ, जिसे हम कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। कंठ के उच्चारण से अ बनता है, ओष्ठ के उच्चारण से उ बनता है, और दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? ओ और औ बनता है। तो कंठोष्ठ वर्ण कौन से हो जाएंगे? ओ और औ हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, हमने जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया है उसमें बाकी सभी हो चुके हैं। क्या बच गया हमारे पास? व बच गया। क्या बच गया? व। तो 9 नंबर पे आएगा हमारे पास दंतोष्ठ, जिसे हम दंतोष्ठ्य वर्ण कहेंगे। और दंतोष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत उच्चारण होता है हमारे व का। इसी के साथ उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का मूल वर्गीकरण था 9 आधार से, वो हो चुका है। अब कुछ विद्वान हैं जो कि और भी उच्चारण स्थान मानते हैं। तो और भी उच्चारण स्थान 2-3 हैं, वो कौन से हैं देखिएगा। एक उच्चारण स्थान माना जाता है काकल। काकल से उच्चरित होने वाले वर्णों को काकल्य वर्ण कहा जाता है, और काकल्य वर्ण जो है वो है होता है और विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, एक उच्चारण स्थान माना जाता है वत्स। वत्स से उच्चरित होने वाले वर्णों को वत्स्य वर्ण कहा जाता है, और वत्स्य वर्ण होते हैं लय, से, लय, से, और कुछ लोग नय को भी इसमें रखते हैं। ठीक है, ये थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण 3 तरीके से कर चुके हैं, कंपन के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये हमारा वर्ण विचार जो टॉपिक था लगभग पूरा हो चुका है। कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में रह गई हैं, जिनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। आप उनको इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के 1-1, 2-2 लाइनों में लिखते रहिएगा। क्या क्या रह गया देखिए, एक हमने बात की थी क वर्ग को जब पढ़ा था तो क वर्ग में लास्ट में जो ड पढ़ते हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। एक हम जो ट वाली लाइन में ट वर्ग में ढ पढ़ते हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो देखिएगा, ये दोनों जो हैं ये हिंदी के वर्ण नहीं हैं, आगत ध्वनियां कह सकते हैं हम इन्हें, परंतु लेखन और उच्चारण में इनका इतना ज्यादा प्रयोग किया जा चुका है हिंदी में कि हिंदी ने इन्हें ग्रहीत व्यंजन के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है? ग्रहीत व्यंजन, यानी ग्रहण कर चुके हैं हम अपनी भाषा में, और ये ग्रहीत व्यंजन है। अगर हम इनका स्थान रखें कि व्यंजन के कौन से वर्ग में ये आएंगे,
तो ये ट वर्ग के अंतर्गत लिखे जाते हैं अंत में। कैसे? ट, ठ, ड, ढ, ण और लास्ट में लिखा जाएगा ड और ढ। तो ये कहां लिखे जाते हैं? ट वर्ग के साथ लिखे जाते हैं। अब ट वर्ग के साथ लिखे जाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान पूछ ले तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। और इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? मूर्धन्य वर्णों के नाम से जानेंगे। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया था री के बारे में कि री जो है ये उच्चारण और लेखन में अशुद्धि के कारण, संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें तो री ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी के शब्दों में उच्चारण की अशुद्धि के कारण इसे री के स्थान पर इस तरह से री भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब वर्तमान में हिंदी भाषा के अनुसार शुद्ध स्वर न रह के कैसा स्वर हो गया? अशुद्ध स्वर हो गया है। और इसके स्थान पर यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो ये गलत नहीं माना जाता है। ठीक है। तीसरी बात, हमारे हिंदी में जो 11 स्वर हैं उसके अलावा एक स्वर और देखने को मिलता है। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये अंग्रेजी का स्वर था, हमने हिंदी में इसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। आगत स्वर है, ये आया हुआ और ग्रहण करने के कारण ये क्या बन गया? ग्रहित स्वर बन गया। इसका उच्चारण जो है वो ओ के समान होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अंग्रेजी का शब्द जब हम हिंदी में लिखेंगे तो वहां इस ओ का प्रयोग ना करके इस ओ का प्रयोग किया जाएगा। और इसको क्या पढ़ा हमने? डॉक्टर। ओ, ड के साथ किसकी मात्रा पढ़ी है हमने? ओ की मात्रा, डॉक्टर। तो ये ओ की तरह उच्चरित होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है और इसे ग्रहित स्वर के नाम से जाना जाता है। अब इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो जहां से ये ओ उच्चरित होगा, जिस स्थान से ये ओ उच्चरित होगा उसी स्थान से क्या उच्चरित होगा? ये वाला वर्ण भी उच्चरित होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वर्ण विचार से संबंधित। और आज हमारा ये वर्ण विचार जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन जो मैं पहले भी दे चुकी हूं कि अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष वर्णों को याद करने के लिए अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट्स वीडियो डाला जाएगा, उसे जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।